आज हम पढ़ने वाले हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने में वो कैसा है, एटम एक्चुअली अंदर से है कैसा, इसको पता लगाने में बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो लगे हुए थे 19th सेंचुरी तक। तो वो सीक्वेंस हम पढ़ते हैं, पहले हिस्टोरिकल सीक्वेंस, जिसमें जो हमें ये बताएगा कि पहले जो थ्योरी थी, डाल्टन की थ्योरी आई थी 1808 में, उसके बाद कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। सबसे लास्ट में आपको बता दूं कि जितने भी एटम का स्ट्रक्चर आने के बाद सबसे लास्ट में 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो चलो पहले ये हिस्टोरिकल सीक्वेंस ही देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें 1808 जो साल था उसमें एक थ्योरी आई, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई जिसमें डाल्टन ने बताया कि जो एटम है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है किसी भी मैटर का। ठीक है, तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीक्वेंस जानते हैं। फिर 1808 के बाद 1886 में ई गोल्डस्टीन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गैस डिस्चार्ज ट्यूब जो थी उसमें एक वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने डिस्कवरी की प्रोटॉन की। सो प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन इन 1886। आफ्टर दैट, आफ्टर अबाउट 10 ईयर, 1897 में हमारे जो जे थॉमसन साहब थे, उन्होंने जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की? वही कैनाल रे जो था उसके अंदर ही उन्होंने किया था, डिस्चार्ज ट्यूब में। उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन, एनोड से और कैथोड से जो पार्टिकल्स निकल रहे थे उनको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। 1808 में डाल्टन की थ्योरी आ गई, 1886 में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ऑब्वियसली इन 2 सालों के बाद डाल्टन की जो थ्योरी थी वो तो कैंसिल होनी ही थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एटम इज इनडिविजिबल, एटम इज इनडिविजिबल। अब उन्होंने इनडिविजिबल तो बता दिया, बट अब तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई। इसका मतलब एटम, ये वाली बात नहीं रही, इसलिए ये वाली जो थ्योरी थी उन्होंने, ये हमारे कैंसिल हो गई। इसके बाद 1897 में जे थॉमसन के बाद 904 में हमारे पास थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसे हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के नाम से जानते हैं। थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया था, क्या बताया था उन्होंने? थॉमसन ने बताया था कि जो इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी, क्योंकि वाटरमेलन जैसा रेड के अंदर सीड्स होते हैं वैसे। तो ये मॉडल हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट 1904 के बाद 09, कई किताबों में यहाँ पे 1911 भी दिया हुआ है, बट 1909 में रदरफर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया गया। रदरफर्ड ने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट करवाया, जिससे उन्होंने पाया कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल जो थे वो पास कर गए गोल्ड फॉइल के थ्रू, कुछ नहीं कर पाए, कुछ टोटली बेंड कर गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए। सो रदरफर्ड मॉडल ऑफ एटम भी आ गया। कब आया? 1909 में आया मॉडल, रदरफर्ड मॉडल ऑफ एटम। 1909 में रदरफर्ड मॉडल ऑफ एटम के आने के बाद
1913 में इनके जो मॉडल थे और ये जो मॉडल थे, ये जो बातें थी, इन सब ने एक दूसरे से सवाल पूछे थे कि अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर रिवॉल्व करता है, रदरफोर्ड साहब कहते हैं, तो वो उसकी एनर्जी लॉस क्यों नहीं होती, कहाँ से वो एनर्जी ले रहा है, वो गिर क्यों नहीं जाता, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते, वो थॉमसन को बोलेंगे। तो 1913 में एक थोड़ा सेटिस्फाइंग मॉडल आया, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर की मॉडल जो था वो थोड़ा सेटिस्फाइंग था, ठीक है। इसने बहुत सारे सवाल थे जिनको बता दिया, उन्होंने बता दिया कि ये ऑर्बिट्स होती हैं, शेल होते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब तो करते हैं, उनकी एनर्जी इसलिए नहीं डिस्ट्रॉय होती क्योंकि वो अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो वो जंप कर जाते हैं हायर टू लोअर, लोअर टू हायर ऑर्बिट्स। ये हम बोर मॉडल जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। फाइनली 1932 में चैडविक जो साहब थे, जे चैडविक, ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, ठीक। ये हिस्टोरिकल सीक्वेंस है, इसको हम याद कर लेते हैं। तो हिस्टोरिकल सीक्वेंस है, सीक्वेंस वाइज 1808 से लेके 1932 तक कैसे घमासान चल रहा था साइंटिस्ट के बीच में एटम के स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको हम कंबाइन करके कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी रिजेक्ट की थी। तो आइए जानते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हमें क्या कहती है। नाउ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि कब आई थी, 1808 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी। सबसे पहली बात जो डाल्टन ने अपनी इस थ्योरी में कहा था वो था ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, पहली बात, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ individual particles, okay, small particles called atom। यहां तक तो ठीक था, उन्होंने कहा which is indivisible, जो कि indivisible है। ये उन्होंने सबसे पहली बात बताई कि जितने भी मैटर है हमारे चारों तरफ, एलिमेंट्स हैं, कोई भी मटेरियल देख लो, वो कोई भी वुड भी चाहे लो, हमारी बॉडी जो लो, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट तो है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोटीन जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है, वो सब किसी ना किसी एलिमेंट से मिलकर बने हैं, या फिर नॉन मेटल या मेटल। तो सब कुछ जितना भी मैटर है, मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, तो उसमें तो अर्थ के ऊपर जो भी है वो सब आ जाता है। तो वो सारी जो चीजें हैं, मैटर जो है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है, जो कि एटम है। यानी उनका कहना था कि एटम है वो इंडिविजिबल है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे सेल होता है लिविंग बींग्स में, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसी प्रकार एटम, ओके। ये उन्होंने फर्स्ट बात बताई। सेकेंड, ही टोल्ड दैट एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर। एटम of any given element is similar, are same and have identical properties। कोई भी एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी एलिमेंट ले लो या मैटर ले लो, उनके अंदर जो भी एटम होंगे वो सारे ही एटम एक जैसे होंगे। मतलब कार्बन की कोई भी चीज है, उसके अंदर, कार्बन के अंदर
जितने भी एटम होंगे वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज के होंगे। मतलब कार्बन के अंदर जो एटम है वो हाइड्रोजन में नहीं हो सकते। हाइड्रोजन के एटम और कार्बन के एटम अलग अलग होंगे। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग, जिसमें कि इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। उन्होंने बोला, Dalton told that any element is having same kind of atom। एक किसी भी एलिमेंट में उनके अपने एटम होंगे, ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम उनके होते हैं और उनमें जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी। इस कार्बन, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन के जो एटम है उनकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के एटम से कभी नहीं मिलेंगी। हाँ, वो तो नहीं मिलेंगी, बट उन्होंने ये भी बोला कि उनके मास, कार्बन के एटम का जो मास होगा और हाइड्रोजन के एटम का जो मास होगा वो भी कभी नहीं मिल सकते। हाँ, वो नहीं मिल सकते किसी भी केस में, तभी तो कार्बन कार्बन है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और उनके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। ये बात उनकी सही थी कि किसी एक एलिमेंट के अंदर सेम काइंड ऑफ एटम होंगे और उनके मास भी आइडेंटिकल होंगे और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगी। सारे ही एटम की, जितने भी एटम ने मिलकर कार्बन बनाया है वो सारे एटम मिलकर जो कार्बन बनाते हैं वो सेम होंगे। ये उनकी सेकंड बात थी। थर्ड जो थी बात, थर्ड इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट के दो अलग एटम, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी, इनके जो एटम्स हैं, ये मैं पिछले पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया मैंने, और इनके जो एटम्स हैं उनकी अलग अलग मास होगा, प्रॉपर्टीज होगी, अलग प्रॉपर्टीज होगी, साइज भी अलग होगा, ठीक है। मीन्स एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, टू डिफरेंट या फिर अलग अलग एलिमेंट्स हैव डिफरेंट mass, size and properties। ये उन्होंने बताया कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सारे सेम मास के होंगे, सेम प्रॉपर्टीज के होंगे, ठीक है। उस एलिमेंट जैसा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा, तभी उनके जो एटम है वो भी कभी मिलेंगे नहीं। दूसरी, दो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम है वो टोटली एक दूसरे से अलग होंगे, उनका मास सेम नहीं हो सकता। ये हमारे डाल्टन सर ने बताया। एक उन्होंने बताया, ही टोल्ड दैट indivisible, atom is indivisible and cannot be destroyed and created। कोई भी नया एटम डिस्ट्रॉय, कोई भी एटम जो है वो किसी भी ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन के दौरान नया एटम नहीं बनेगा और जो पहले से हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। ये उन्होंने बताया। जैसे जो एटम्स रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट होंगे वही प्रोडक्ट्स में होंगे, प्रोडक्ट में आएंगे। जैसे C+O2 है, O है, तो यहाँ पे CO2 ही होगा, यहाँ पे N नहीं जुड़ जाएगा, कहीं से नाइट्रोजन का एटम नहीं इसमें शामिल हो जाएगा। जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट होंगे वही प्रोडक्ट में मिलेंगे। दैट मीन्स कंपाउंड्स आर द फॉर्मेशन ऑफ एटम फॉर्म्स कंपाउंड्स बाय रीऑर्गेनाइजिंग देम। एक दूसरे को इधर उधर असेंबल करके वो नया कंपाउंड बनाते हैं। इसमें नए एटम क्रिएट नहीं होते हैं, आपस में ही नए एटम यहाँ पे कोई क्रिएट नहीं होगा और जो पहले से एटम है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। सो दैट एटम इज इंडिविजुअल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड and destroyed during any chemical reaction। Atom combines
to form any compound in a fixed ratio. फिक्स किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए एटम जो है वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे और नया कंपाउंड बनाएंगे. एटम्स फॉर्म और एटम कंबाइंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, और उनका जो इन फिक्स रेशियो, वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं. उनका हर एक कंपाउंड बनने का एक पर्टिकुलर रेशियो होता है. जैसे कि कार्बन वाटर जो है H2O, तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम रहेगा. एक बाल्टी पानी हो चाहे एक गिलास पानी हो, वाटर का जो फार्मूला है वो चेंज नहीं होगा. एक बूंद पानी में भी H2O हाइड्रोजन के वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन का. तो ये चीज चेंज नहीं होगी. ठीक है, फिक्स्ड रेशियो है, ये फिक्स्ड रेशियो है कंपाउंड. हर एक कंपाउंड का अपना फिक्स्ड रेशियो होगा, कंपाउंड का, मिक्सचर का नहीं, कंपाउंड का. सो दिस वाज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. नाउ ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या खामियां थी दूसरे वैज्ञानिकों के अनुसार. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स वर इंडिविजिबल. डाल्टन ने हमें बताया कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है. बट बाद में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई, जिसमें कौन कौन आए पार्टिकल, कौन कौन थे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. इन तीनों और भी हैं, मेसॉन है, प्लस. तो उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद बता दिया गया कि एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. सो दिस वाज एन ड्रॉबैक. Next, all the atom, he postulated that all the atom of an element have same mass. किसी एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं उनका मास जो है वो सेम होगा. मतलब कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है, तो कार्बन के अंदर एटम का जो मास है वो हमेशा एक कार्बन में जो है वो दूसरे कार्बन में भी होगा. बट कार्बन के C612 और C614 ये 2 आइसोटोप्स पाए गए. तो उनका जो ये पॉइंट था कि एक एलिमेंट में के सभी एटम का मास हमेशा सेम होगा, नहीं, बट बिकॉज दे कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस, जिनको हम आइसोटोप्स कहते हैं. आइसोटोप्स में ऐसा नहीं होता. आइसोटोप्स में सेम एलिमेंट में डिफरेंट मासेस हो सकते हैं. तो ये उनकी एक जो पॉइंट था, ये भी ड्रॉबैक था उनकी पोस्टुलेट्स का. नाउ ही पोस्टुलेटेड दैट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, 2 अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम हैं उनके मास तो अलग अलग होंगे, क्योंकि वो दोनों एलिमेंट ही अलग अलग है. बट ये बात भी आइसोबार्स ने क्या किया, गलत साबित कर दी. आइसोबार जो होते हैं उनमें 2 अलग अलग एलिमेंट, केमिकली और फिजिकली अलग प्रॉपर्टी वाले जो 2 एलिमेंट्स हैं उनके मास सेम हो सकते हैं. एटॉमिक नंबर अलग होना और एटॉमिक मास, उन 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास अलग अलग होंगे, सेम होंगे, और एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं. 2 अलग अलग एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का सेम होना आइसोबार कहलाता है. ये तीनों जो बातें थी वो डाल्टन के थ्योरी में थी, जो गलत साबित हुई आगे चलकर. अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा बोर्स मॉडल ऑफ एटम.